हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का कोर्स है। और आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन। इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, अब हमको ये पढ़ना है कि हम उन इकोसिस्टम सर्विसेज को कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका कैसे उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी बारे में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप समझिए कि इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इवोल्यूशन क्वांटिफाइज द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम बेनिफिट्स। ठीक है, इकोसिस्टम से जो हमको बेनिफिट्स मिल रहा है वही क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज है। तो इन सर्विसेज को हम क्वांटिफाई जब करेंगे, क्वांटिफाई करना मतलब कि उसका एक मेजरमेंट करना कि कौन सी सर्विसेज हमने कितनी अमाउंट में ली, किस तरह का फायदा हमने इकोसिस्टम से लिया, तो वो चीजें होंगी, क्या होंगी, उसको हम कहेंगे इवोल्यूशन। ओके, इट एड्स इन पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, प्लानिंग में, और थर्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट में। इन सब चीजों में इवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हमको इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किस तरह के इवोल्यूशन होते हैं, कितने टाइप के हैं, मॉनिटरी इवोल्यूशन कैसे होता है, नॉन मॉनिटरी इवोल्यूशन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन का अर्थ है पारिस्थितिक तंत्रों से प्राप्त लाभों को का मूल्य निर्धारित करना। यह नीति निर्माण, योजना और संसाधन प्रबंध में हमको सहायक होता है। अब नीड ऑफ इवोल्यूशन क्यों जरूरी है? इट अंडरस्टैंड्स नेचर्स इकोनॉमिक वैल्यू। हमको समझ में आएगा कि नेचर का क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, जो नेचर हमें दे रहा है उसकी क्या वैल्यू है। ये हमको समझने के लिए हमको क्या चाहिए, हम इवोल्यूशन जब समझेंगे कि उस इकोसिस्टम सर्विस का क्या क्या इवोल्यूशन है, क्या उसकी वैल्यू है, तभी हम उसके इकोनॉमिक वैल्यू को समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड्स द नेचर्स इकोनॉमिक वैल्यू। सेकंड है प्रायोरिटाइज कंजर्वेशन। हम उस जब हम समझ पाएंगे कि कितना अमाउंट में कितना चीजें हम नेचर से हम ले रहे हैं एज अ सर्विसेज, तब हम समझ पाएंगे कि उन सर्विसेज का कंजर्वेशन कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से कंजर्वेशन के लिए भी जो हम इवोल्यूशन बहुत ही जरूरी है। थर्ड है गाइड सस्टेनेबल यूज। इसी से हम कर पाएंगे कि किस तरह से हम सस्टेनेबल तरह से इकोसिस्टम को यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ है इंटीग्रेट इन्वायरमेंट इन जीडीपी। ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है, उसमें क्या है, इन्वायरमेंट का इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए भी हमको इवैल्यूएशन जरूरी है। उससे पता चलेगा कि किस सर्विसेज का हमको कितना फायदा हो रहा है। तो जिस भी सर्विसेज का फायदा हमको ज्यादा हो रहा है, जो हमारे जीडीपी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, उन सर्विसेज को हम और ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे और ज्यादा यूज करेंगे और ज्यादा उसको कंजर्व भी करेंगे। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेट इन्वायरमेंट इन जीडीपी। ठीक है, तो 4 जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, इवैल्यूएशन का नीड है, इसी को हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीड भी यही है, इंपॉर्टेंस भी यही है कि इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इवोल्यूशन का नीड क्या है। ये चारों पॉइंट में है। आप अगर क्वेश्चन आता है आपके 2 मार्क 4 मार्क में, तो आप ये चारों पॉइंट को थोड़ा सा आपको डिटेल करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि हमको जब हम ह्यूमन इससे हम नेचर के इकोनॉमिक वैल्यू को समझ सकते हैं, इससे हम कंजर्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, इससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ सकते हैं, और इन्वायरमेंट का जो इंटीग्रेशन है जीडीपी में, उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका नीड फॉर इवोल्यूशन। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रकृति के आर्थिक मूल्य को समझने के लिए, संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए, संसाधनों को सतत उपयोग के लिए, जीडीपी में पर्यावरणीय मूल्य को शामिल करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। मेथड ऑफ इवोल्यूशन, 2 तरह के मेथड होते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी इवोल्यूशन ऐसे ही मेथड्स का हम कर सकते हैं जो कि फिजिकल है, इसलिए ये जो है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सर्विसेज बताता है। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका मॉनिटरी इवोल्यूशन। सेकेंड हो गया नॉन मॉनिटरी इवोल्यूशन। ऐसी चीजें फिजिकल नहीं है, बेस्ड ऑन कल्चरल, सोशल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जिनका कल्चरल वैल्यू है कुछ, या सोशल वैल्यू है, या इकोलॉजिकल वैल्यू है, उनका जो इवोल्यूशन जब हम करते हैं तो वो होता है नॉन मॉनिटरी इवोल्यूशन। ठीक है, तो 2 तरह के इवोल्यूशन ये याद रखिए, मॉनिटरी एंड सेकेंड इज नॉन मॉनिटरी। ओके, अब इनके बारे में भी हम डिटेल पढ़ते हैं। आर्थिक मूल्यांकन सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारण, और गैर आर्थिक मूल्यांकन सांस्कृतिक या पारिस्थितिक महत्व पर आधारित मूल्यांकन। ठीक है, तो ये 2 तरह के मूल्यांकन की विधियां हो गई। अब हम एक को डिटेल में पढ़ रहे हैं, कौन सा, मॉनेटरी इवोल्यूशन। मॉनेटरी इवोल्यूशन असाइंस इकोनॉमिक वैल्यू टू द बेनिफिट्स इकोसिस्टम्स प्रोवाइड। ठीक है, जो भी बेनिफिट हमको इकोसिस्टम से मिल रहा है, उस बेनिफिट का इकोनॉमिक वैल्यू निकालने का काम कौन करता है, मॉनेटरी इवोल्यूशन करता है। ठीक है, इट शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द इकोनॉमी एंड हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स इन एनवायरमेंटल प्लानिंग। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमको समझने में कोशिश कर देता है, हेल्प करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, और सेकंड
पॉलिसी मेकिंग में, ताकि हम इन्वायरमेंटल की प्लानिंग कर सके, इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो मॉनेटरी इवोल्यूशन हमको बताता है क्या कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग अस। ओके, ठीक है, इट शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द इकोनॉमी एंड हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स इन एनवायरमेंटल प्लानिंग। ओके, अब इसके पर्पस क्या है? हाईलाइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इंक्लूड इन्वायरमेंटल वैल्यू इन जीडीपी, एंड थर्ड इज गाइड कंजर्वेशन फंडिंग। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमको पता चलता है कि इकोसिस्टम की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, वो हमें क्या इकोनॉमिकली हमको किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? मॉनेटरी इवैल्यूएशन को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, फिर इट इंक्लूड इन्वायरमेंटल वैल्यू इन जीडीपी, जीडीपी में इन्वायरमेंट का क्या वैल्यू है, क्या उससे बेनिफिट मिल रहा है, क्या उससे हेल्प मिल रहा है, इसको भी समझने में हमको कौन हेल्प करता है? मॉनेटरी इवैल्यूएशन हेल्प करता है। फिर कंजर्वेशन फंडिंग को भी कौन हेल्प करता है? मॉनेटरी इवैल्यूएशन हेल्प करता है। इट गाइड द कंजर्वेशन फंडिंग, मतलब कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए, कहां पे किया जाए, किन चीजों का किया जाए, और उसके लिए किस फंड की, कितने फंड की नीड होगी, ये सब भी डिसाइड करने में हमको कौन हेल्प करता है? मॉनेटरी इवैल्यूएशन। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा मॉनेटरी इवैल्यूएशन का मतलब, और सेकेंडली हमने पढ़ा उसका पर्पस। ठीक है, ओके, हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। आर्थिक मूल्यांकन में पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान किए गए लाभों को पैसे में व्यक्त किया जाता है। यह पारिस्थितिकी संसाधनों के आर्थिक योगदान को दर्शाता है और नीति निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक महत्व को दिखाना, जीडीपी में पर्यावरणीय मूल्यों को शामिल करना, संरक्षण के लिए धन आवंटन का मार्गदर्शन करना। ओके, ये हो गया इसका हिंदी वर्जन। अब हम मॉनेटरी इवैल्यूएशन का मेथड्स की टाइप पढ़ेंगे, किस किस मेथड से हम मॉनेटरी इवैल्यूएशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिटेल करते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है मार्केट प्राइस मेथड। ओके, मार्केट प्राइस मेथड जो है इसका ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, थर्ड है ट्रेवल कॉस्ट मेथड, ठीक है, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, और फोर्थ है बेनिफिट ट्रांसफर मेथड। ठीक है, चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले के बारे में पढ़ रहे हैं हम, पहले मार्केट प्राइस मेथड। ठीक है, मार्केट प्राइस मेथड इट यूजेस रियल मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स लाइक टिम्बर, फिश, फ्रूट, क्रॉप्स। इनका जब हम रियल वैल्यू देखेंगे मार्केट में क्या है, तो इस तरह से हम उसका इवैल्यूएशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से गुड्स का, जैसे कि टिम्बर, फिश, फ्रूट्स, क्रॉप्स। ठीक है, इनका मार्केट वैल्यू हमको मालूम है कि इनकी वैल्यू क्या है मार्केट में, इसकी प्राइसेस क्या है, तो इस तरह से इनके प्राइसेस के थ्रू हम क्या कर पाएंगे? इसका हम इवैल्यूएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ही हम कहेंगे मार्केट प्राइस इवैल्यूएशन। और ये किसका टाइप है? ये टाइप है मॉनेटरी इवैल्यूएशन का। ठीक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है? इट इज सिंपल एंड बेस्ड ऑन रियल डाटा। ओके, और लिमिटेशन क्या है? सिर्फ हम गुड्स के लिए इसमें हम कर पाएंगे, ओनली फॉर गुड्स ट्रेडेड इन मार्केट। सेकेंडली इट एक्सक्लूड्स नॉन मार्केट सर्विसेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका मार्केट प्राइस मेथड, इसको हिंदी में कहेंगे बाजार मूल्य विधि। लकड़ी, मछली, फल या फसलों जैसी वस्तुओं के वास्तविक बाजार मूल्य पर आधारित होता है। इसके लाभ ये हैं कि ये बहुत ही सरल है, परंतु सीमाएं ये है कि ये केवल बाजार में बिकने वाली वस्तुओं का तक सीमित है और अभौतिक सेवाओं को शामिल नहीं कर पाता। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया बाजार मूल्य विधि। सेकंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, इट एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग नेचुरल फंक्शंस विद आर्टिफिशियल alternatives. ठीक है, एग्जांपल, इफ वेटलैंड्स दैट प्रोवाइड प्यूरिफाई वाटर आर लॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ ट्रीटमेंट प्लांट शोज रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, अगर वेटलैंड जो है, ऐसा वेटलैंड जो कि वाटर को प्यूरिफाई कर रहा था, उसको हमने खो दिया है, अगर वो खत्म हो चुका है, तो उसकी जगह हमने क्या किया? एक हमने प्लांट लगाया। ठीक है, कौन सा प्लांट लगाया? उस वाटर को प्यूरिफाई करने का प्लांट लगाया। तो उस प्लांट को बनाने में, उसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में और उसके वर्किंग में जो भी कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट क्या होगा? इस कॉस्ट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा। ठीक है, समझ गए आप? मतलब दो चीजों का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम, ऐसी चीजें जिसको हम अगर मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट ऐसी चीजों से कर रहे हैं जिसका हम मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं, उसका एवेल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग नेचुरल फंक्शंस विद आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि इफ wetlands are lost that purify the water, the cost of building a treatment plant shows the replacement value. उसकी जगह में जो भी हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, तो उसका जो कॉस्ट है वो उस वेटलैंड के कॉस्ट के इक्वल हो गया। तो इस तरह से दोनों का क्या किया? हमने कॉस्ट को रिप्लेसमेंट किया, और इस रिप्लेसमेंट से हमने जानने की कोशिश की कि वेटलैंड का जो
कॉस्ट है, इवेल्युएशन है, वो कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। प्राकृतिक सेवाओं प्रतिस्थापन लागत विधि, प्राकृतिक सेवाओं को मानव निर्मित विकल्पों से बदलने की लागत का अनुमान। उदाहरण, यदि आर्द्र भूमि नष्ट हो जाए तो जल शोधन संयंत्र की लागत उसका प्रतिस्थापन मूल्य होगा। ठीक है, अगर हमने आर्द्र भूमि को हटा दिया है तो उसकी जगह में जो प्लांट लगाया है, जल शोधन यंत्र लगाया है, संयंत्र लगाया है, वही उसका क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा। ओके, थर्ड है ट्रेवल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ट्रेवल कॉस्ट मेथड क्या होता है, इट कैलकुलेट्स द रिक्रिएशनल वैल्यू बाय एस्टिमेटिंग हाउ मच पीपल स्पेंड टू विजिट द नेचुरल एरियाज, फॉर एग्जांपल ट्रेवल, लॉजिंग, एंट्री फीस फॉर नेशनल पार्क्स। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस जगह की क्या वैल्यू है। इससे ऐसे पता चलता है कि उस जगह को जाने में, उसे देखने में लोग अपना कितना पैसा यूज कर रहे हैं। उससे समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर एक टूरिस्ट प्लेस है या कोई सेक्रेट प्लेस है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इट कैलकुलेट्स द रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ बाय एनी प्लेस by estimating how much people are spending to visit that natural place. Okay, उसको देखने में people कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे ट्रेवल कॉस्ट मेथड। ओके, चलिए इसको हिंदी वर्जन देखते हैं। यात्रा लागत विधि, लोग प्राकृतिक स्थलों पर जाने में जितना खर्च करते हैं उसके आधार पर मनोरंजन मूल्य का अनुमान होता है। ठीक है, उदाहरण, राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा, आवास और प्रवेश शुल्क से हमें पता चलता है कि उसकी लागत विधि कितनी है, यात्रा लागत विधि कितनी है, और इसी तरह से उसका इवेल्युएशन हम कर पाते हैं। फोर्थ है कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, सर्वे बेस्ड मेथड आस्किंग पीपल हाउ मच दे आर विलिंग टू पे। ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉर एग्जाम्पल पेइंग टू प्रिवेंट रिवर पोल्यूशन। ठीक है, अगर रिवर पोल्यूशन है तो उसको हमको अगर क्लियर करना है तो कितना पैसा हम दे सकते हैं, ऐसा लोगों के बीच में एक सर्वे किया जाता है। और जिस तरह का अमाउंट अगर हमको वो मिल पाता है, उसका आंसर, उसका रिजल्ट आता है कि इतने लोग हैं, वो इतना इतना अमाउंट देना चाहते हैं इस रिवर को प्यूरिफाई करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो वो जो अमाउंट है, वो जो कंसोलिडेटेड अमाउंट आता है, वो उस रिवर का जो प्यूरिफिकेशन जो काम है, उस सर्विसेज का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, आप समझ गए। देखिए मैं फिर बताती हूँ, सर्वे बेस्ड मेथड क्या होता है। एक तो ये सर्वे बेस्ड मेथड होता है। ठीक है, लोगों से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आप कितना पे करेंगे, किस लिए, किसी भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये गंदगी से भरा हुआ है, यहाँ लोग रहते हैं, इन लोगों से पूछा गया कि इस रिवर को आपको क्लीन कराना है, आप कितना पैसा देंगे। इसने कहा मैं 2000 दूंगा, इसने कहा मैं 5000 दूंगा, इसने कहा मैं 1000 दूंगा, इसने भी कहा मैं 2000 दूंगा। ये सबका कॉन्सिलिडेटेड अमाउंट कितना हुआ, 5 + 2 7, 9 1 10,000। तो ये जो 10,000 का अमाउंट है, ये 10,000 क्या हो गया, उस पर्टिकुलर रिवर को क्लीन जब इन्वायरमेंट करेगा तो इन्वायरमेंट क्या 10,000 हमसे लेगा, नहीं लेगा, पर उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसका इवेल्युएशन क्या हो गया, 10,000 हो गया। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट उसे क्लीन नहीं करता है और हम उसे क्लीन कराते हैं तो हमें इस 10,000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड से किसी भी इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। सशर्त मूल्यांकन विधि, सर्वेक्षण आधारित विधि जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। उदाहरण, नदी प्रदूषण रोकने के लिए भुगतान। ठीक है, अब है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इसका फिफ्थ मेथड है किसका, मॉनेटरी इवैल्यूएशन का। uses valuation data from one region to estimate ecosystem value in another similar area। ठीक है, अगर एक जगह का हमको इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन करना है तो उसको किसी और जगह से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसका एवेल्युएशन कर पाते हैं। जैसे कि यूजिंग मैंग्रोव वैल्यूएशन डाटा फ्रॉम थाईलैंड टू एस्टिमेट द इंडियन मैंग्रोव्स। हमारे पास उसका डाटा नहीं है पर थाईलैंड के पास है, तो थाईलैंड से हमने क्या किया, मैंग्रोव के वैल्यूएशन लिया और उसे फिर हमारे इंडियन मैंग्रोव प्लांटेशन से कंपेयर किया, तो हमको समझ में आया कि उनकी थाईलैंड में अगर एक एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में इतना अमाउंट ऑफ ट्रीज हम मैंग्रोव का लगा रहे हैं तो हमें कितना मॉनेटरी वो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो वही मॉनेटरी बेनिफिट हमें इंडिया में भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसका जो है बेनिफिट ट्रांसफर मेथड है जिससे हम उसका मॉनेटरी इवैल्यूएशन कर पाते हैं। ओके, किसी क्षेत्र लाभ स्थानांतरण विधि, किसी एक क्षेत्र के मूल्यांकन डेटा का उपयोग समान पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए किया जाता है। उदाहरण, थाईलैंड के मैंग्रोव डाटा से भारत के मैंग्रोव का मूल्यांकन। ओके, अब हम पढ़ते हैं पांचों, हमने टाइप पढ़ लिया, मेथड पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नॉन मॉनेटरी इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखते हैं।
नॉन मॉनेटरी इवैल्यूएशन रिकॉग्नाइजेस कल्चरल, सोशल, इकोलॉजिकल एंड एथिकल वैल्यूज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके हम इवैल्यूएशन मनी में नहीं कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं? कल्चरल, सोशल, इकोलॉजिकल एंड एथिकल वैल्यूज। ठीक है, इनको क्या हम मनी से काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का इवैल्यूएशन कौन करता है? नॉन मॉनेटरी इवैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, इट व्यूज नेचर एज पार्ट ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। इट फोकसेस ऑन वैल्यूज दैट कांट बी प्राइज्ड। ठीक है, स्पिरिचुअल साइट्स, कल्चरल हेरिटेज एंड एजुकेशनल वैल्यूज ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्राइज नहीं कर सकते हैं, उनका इवैल्यूएशन कौन करता है? नॉन मॉनेटरी इवैल्यूएशन मेथड से हम करते हैं। गैर आर्थिक मूल्यांकन विधि की अवधारणा। गैर आर्थिक मूल्यांकन में उन सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक और नैतिक मूल्यों का आंकलन किया जाता है जिन्हें पैसों में नहीं मापा जा सकता। ठीक है, यह प्रकृति को मानव पहचान और आस्था का हिस्सा मानता है। यह उन मूल्यों पर केंद्रित है जिन्हें पैसों में नहीं मापा जा सकता, जैसे कि धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक धरोहर और शैक्षिक महत्व। अब इसके टाइप 3 मेथड्स हैं, जैसे उसके 5 मेथड्स पढ़े हमने, इसके 3 हैं। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन मेथड, गुणात्मक मूल्यांकन विधियां। इकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, पारिस्थितिक मूल्यांकन विधियां। एथिकल एंड स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यांकन विधियां। ठीक है, पढ़ते हैं इसको हम। फर्स्ट है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन मेथड। फर्स्ट है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ये आप पढ़े हैं इसमें एक्सटेंशन में पीआरए मेथड। ठीक है, इसमें क्या है? रूरल पीपल का पार्टिसिपेशन लिया जाता है एक्टिवली, और फिर किसी भी चीज को क्वांटिफाई किया जाता है या मेजरमेंट किया जाता है किसी एक चीज के बारे में। ठीक है, फिर है सोशल सर्वे और इंटरव्यूज, ये भी आप समझ गए, और कल्चरल मैपिंग। दिस मेथड्स गैदर पीपल्स परसेप्शंस एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी एक चीज के बारे में लोगों से पूछना, उन सर्वे करना, उनसे जानकारी ले लेना, और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन करना कि ये जगह या ये इकोसिस्टम सर्विस जो है ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन मेथड। ओके, गुणात्मक मूल्यांकन विधियां, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, पीआरए, सामाजिक सर्वेक्षण और साक्षात्कार, सांस्कृतिक मानचित्र। इन विधियों से लोगों के विचार और सांस्कृतिक मूल्य को एकत्र किया जाता है। सेकंड हम देखते हैं इसी का इकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इकोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? इट मेजर्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एन एरिया बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी, resilience and productivity. Example, a forest may not earn money but supports thousands of species. ठीक है, कोई एक ऐसी जगह अगर उसकी एवोल्यूशन हमको करना है, जैसे कि हम फॉरेस्ट एक ले लेते हैं एग्जांपल, तो उस फॉरेस्ट से हमको जो मॉनेटरी मिल रहा है वो तो है ही, उसके अलावा भी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो कि हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पैसों में नहीं नाप सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? बायोडाइवर्सिटी, रिसाइलेंस और प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से इन चीजों को जब हम समझते हैं कि वो एक फॉरेस्ट कितनी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, कितना क्लाइमेट रिसाइलेंस में हेल्प कर रहा है और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ा रहा है, तो वो हो जाते ही उसका इकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ओके, किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व को जैव विविधता, लचीलापन और उत्पादकता के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, उदाहरण, कोई वन आय नहीं देता परंतु हजारों प्रजातियों का समर्थन करता है। एथिकल एंड स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन, ये थर्ड मेथड है। एक्नॉलेजेस द मोरल ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है, रिकॉग्नाइजेस इकोसिस्टम एज लिविंग एंटिटीज डिजर्विंग रेस्पेक्ट। मतलब कि हमको एक ऐसी, कोई भी एक ऐसी प्लेस है जो कोई सेक्रेट प्लेस है, कोई नेचर में ऐसी जगह है जहां पे हम जा रहे हैं, तो हमारी ये मोरल ड्यूटीज है कि हम उसका सम्मान करें, उस जगह का, और उस चीज की वैल्यू करें। तो हमारे अंदर से जो वैल्यूएशन आ रही है उस प्लेस की, वही होती है एथिकल एंड स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेस इकोसिस्टम एज लिविंग एंटिटीज डिजर्विंग द रिस्पेक्ट। मनुष्य की प्रकृति के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को मान्यता देता है। जो हमारे अंदर की नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी एक जगह के प्रति, किसी एक सेक्रेट प्लेस के प्रति, किसी एक टूरिस्ट प्लेस के प्रति, किसी फॉरेस्ट के प्रति, किसी सॉइल के प्रति, हमारे अंदर से जो हमने इवैल्यूएशन बनाया है उसके लिए, वही क्या होता है? उसका नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को सम्मान और संरक्षण योग्य जीवित इकाई मानता है। तो ये हो गए 3 तरह के कौन से? नॉन मॉनेटरी इवैल्यूएशन। ठीक है, अब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का एक कंपैरिजन टेबल हम देख सकते हैं कि मॉनेटरी क्या होता है, किस बेसिस पे होता है? मनी के बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, ये कल्चरल, सोशल, इकोलॉजिकल वैल्यूज के बेस पे होता है। इसका डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। यस, यू कैन क्वांटिफाई इट, बट ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव डाटा होता है। इसके टूल्स क्या है? मार्केट प्राइस और सर्वेस। ठीक है, इसके टूल्स क्या है? पीआरए, इंटरव्यू और मैपिंग। ये फोकस किसको करता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स को। ये फोकस करता है कल्चरल, स्पिरिचुअल और सिग्निफिकेंस को। और इसके लिमिटेशंस क्या है? ये इन इमोशनल वैल्यूज को इग्नोर करता है। और इसके लिमिटेशंस क्या है कि ये वेरी हार्ड टू क्वांटिफाई
इसको हमको निकालना बहुत आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर ये आपको ध्यान रहेगा, अगर आपको कंपैरिजन आता है तो भी आप ये अच्छे से लिख सकोगे, और इससे इस बेस पे आपका माइंड में मॉनेटरी और ये नॉन मॉनेटरी इवोल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। इसके बाद फिर आप इसके मेथड्स देख सकते हैं कि इसके 5 मेथड्स हैं, इसके 3 मेथड्स हैं, फिर उनका डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है, या आप क्लिक कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इट इज अ कंपैरिजन टेबल ऑफ मॉनेटरी इवोल्यूशन एंड नॉन मॉनेटरी इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं पर खत्म होता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम सर्विसेज का इवोल्यूएशन हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जब क्यों करते हैं तब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, इसके 4-5 हमने इंपॉर्टेंस देखे कि क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने 2 मेथड पढ़े, मॉनेटरी इवोल्यूशन और नॉन मॉनेटरी इवोल्यूशन। मॉनेटरी इवोल्यूशन के अगेन हमने 5 मेथड पढ़े, और नॉन मॉनेटरी इवोल्यूशन के अगेन हमने 3 मेथड्स पढ़े, और लास्ट में हमने एक कंपैरिजन टेबल देखा दोनों का, उस पूरे वीडियो को समराइज किया। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि डेली का वीडियो आपको समय से मिल जाए। ठीक है, ओके, गुड लक।